कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला करो। बातें जनगण मन से के हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं कुलवंत सिंह जी चहल। आप समाज सेवक हैं और सेना से रिटायर हैं। आज कुलवंत सिंह जी चहल से हम बहुत सी बातें करेंगे और जानेंगे उनके अनुभव, और उनके अनुभव से देश, समाज और धर्म को दिशा निर्देश भी लेंगे। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर बातें जनगण मन से। हमारे आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद नायर साहब, मैं आपका और आपके चैनल का भारत की बात सुनाता हूँ बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे मेरे देश के प्रति, धर्म के प्रति और समाज के प्रति विचार रखने का मौका दिया। सबसे पहले मेरे सारे देशवासियों को मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो पाकिस्तान आज पंजाब के अंदर नशे का सप्लायर है, सबसे बड़ा। सारा नशा पाकिस्तान से आता है। उसके अलावा वो पाकिस्तान जो है पंजाब को पूरी तरह डिस्टर्ब कर रहा है, और वो डिस्टर्बेंस में जो हमारे पंजाब के भटके हुए नौजवान कहूँगा या ऐसे लोग जो खालिस्तान की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान की गोद में बैठे हैं। आपको मैं 71 के युद्ध में लेके जाना चाहता हूँ जी, कि जब पाकिस्तान वालों ने क्या बोला था कि नाश्ता हम लाहौर करेंगे और खाना हम दिल्ली में खाएंगे, और पंजाब था बीच में, तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। ये जो हमारे लोग पाकिस्तान को प्रेम करते हैं, मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में बंदे को मारने के, खत्म करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक हथियार नशे का है। मैंने एक तालिबान वाले बंदे की इंटरव्यू पढ़ा था, तो उसको उसने बोला कि ये जो आप जहर बना रहे हो ये तो हराम है, खुदा आपको माफ नहीं करेगा। उन्होंने बोला कि भाई, आप उससे पूछा कि आपके साथ क्या है, बोला इधर पाकिस्तान है। बोला पाकिस्तान के आगे क्या है, बोला हिंदुस्तान है। बोला नहीं, उससे पहले क्या है, बोला पंजाब है। और बोले पंजाब में सिख है, और सिख एक इकलौती कौम है जिन्होंने अफगानों को फतेह करा था। बिल्कुल। महाराजा रणजीत सिंह जी के जर्नैल सरदार हरि सिंह नलवा जी ने अफगान को फतेह किया था। अब उन लोगों के मन में ये वहम है कि ये कौम जब तक जिंदा रहेगी, ये ही हमें केवल टक्कर दे सकती। उन चीजों को, उस कौम को खत्म करने के लिए ये एक बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें हमारे पंजाब के बहुत सारे लोग जो चंद एक पैसे के लिए नशे का व्यापार कर रहे हैं। और मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि भाई, आज आग मेरे पड़ोसी के घर में लगी है तो अगला नंबर मेरा है। जो लोग नशा बेचते हैं, मैंने बहुत देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, उनके खुद के बच्चे जब नशा पीते हैं फिर वो रोते हैं। देखिए साहब, कफन की कोई जेब नहीं होती, इस माया ने आपके साथ नहीं जाना। अगर आप किसी के बच्चे को नशे पे लगाते हो तो आपका क्या हश्र होगा। मैं ये अपने देशवासियों को आगाह करना चाहता हूँ कि ठीक है, पाकिस्तान में हमारे धार्मिक स्थल है, बहुत बंदे यहाँ से बंदे वहाँ जाते हैं, वो बड़ा प्यार दिखाते हैं, बड़ा वो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा 1947 की तरफ चले जाओ, हमारे 1 मिलियन से ऊपर लोगों का उन्होंने कत्लेआम करा था, और हमारी तकरीबन लाखों दी बेटियों के साथ बलात्कार करा था। तो उस टाइम पे उनका प्यार हमारे साथ कहाँ था। जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू सिख की जो रेशो थी 28%, और आज जो है वो 0.5 या 0.7% पे आ गई है। तो थोड़ा सा मेरे देशवासियों, पंजाब के बोले लोगों, थोड़ा उस तरफ भी ध्यान दो
अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो एक हिंदू बच्ची को उठा के ले जाते हैं बिल्कुल। और उनका एक मेंबर पार्लियामेंट वो रो रहा था, बोले कि ऐसा क्या हुआ कि 12 साल की बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया। और उस मंत्री ने पूछा लड़की को कि तू मुझे कुरान की एक आयत ही सुना दे, वो बच्ची कुछ सुना नहीं पाई क्योंकि वो जबरन हुआ। सर आपके अनुभव ऑफ कोर्स मुझसे ज्यादा है। आज की स्थिति में देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज जो मेरा देश है दोबारा फिर से काले दौर की तरफ मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के अंदर कई सारे माहौल ऐसे बन रहे हैं जब हमारे दुश्मन चाइना और पाकिस्तान हमारे ऊपर तीखी आंख रखे बैठे हैं और हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के लिए हम सबको एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। जी नायक साहब, मेरा एक मानना है जी कि अगर मेरा देश सुरक्षित है तो तभी मेरा धर्म, मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत सुरक्षित है। बहुत अच्छी बात कही आप। जनाब, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों की कोई इज्जत नहीं। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। करोड़ों अरबों रुपए की अपनी जायदादें छोड़कर यहाँ पर आए हैं और भारत में बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से रह रहे हैं। लेकिन समय समय पर कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा ऐसी समस्याएं क्रिएट कर दी जाती हैं जी। ताकि उनको टूल दे करके लोगों को आपस में लड़ाया जाए और फिर उस समस्या को सॉल्व करके, चाहे बलपूर्वक कुचल करके, दोबारा से सत्ता के ऊपर काबिज हुआ जाए। जैसे कि आपने पंजाब में पिछले समय के दौरान देखा होगा। जी जी। जो पंजाब में हुआ है वो कोई अच्छा नहीं हुआ। जिन्होंने भी जुल्म किए और उसका शिकार कौन हुए, मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब के माझी एरिए में 20-20 साल तक कभी कोई बारात नहीं चढ़ी। क्यों नहीं चढ़ी? क्योंकि आदमी तो एक गलत था लेकिन उसके साथ में 50 निर्दोषों को मार दिया गया। अब मैं अपनी फैमिली में बताता हूँ, मेरे 50-60% रिश्तेदार हिंदू हैं। क्या हिंदू सिख एक दूसरे से अलग हैं? हम लोग बातें करते हैं जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई, जब आपको पता है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना बॉर्डर पे क्या हुआ, हमारे सैनिकों ने कैसे चाइना के सैनिकों को मार के भगाया। बिल्कुल। तो जब हम वहाँ जाते हैं, खास करके जो हमारे सिख कौम के बच्चे हैं, देश में शहादत देने के लिए अभी भी पीछे नहीं है। बिल्कुल। कुछ समस्याएं हैं जो पुरानी सरकारों के द्वारा पंजाब में क्रिएट की गई, जबकि वो समस्याएं बहुत देर पहले ही खत्म हो जानी थी। बिल्कुल। अगर ये हमारे नेता लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते। पंजाब की तो समस्या ही बड़ी छोटी सी है। ठीक बात। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पंजाब के पानी की समस्या है। आप इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कीजिए, पानी लेके आइए, जितना पंजाब का पानी है उसको दो। उसके भी जो सुए बंद हो चुके हैं उन्हें रिपेयर करके उन्हें खोला जाए। जी। अभी आप सरकार ने वहां पर क्या काम करना शुरू किया है कि उन्होंने जो नहर आ रही है उसके अंदर पोलोथीन बिछाना शुरू कर दिया। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब हरी क्रांति आई पंजाब में जी, उसके तहत लोगों के अंदर एक होड़ मच गई कि हमने कैसे पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा ली। और उसमें हमारे लोग ये भूल गए कि जो हमारा बेसिकली सिख धर्म का जो कंसेप्ट है उसमें पवन गुरु, पानी पिता, माता तर्त महत। और हमने तो अपनी धरती माँ को ही गंदा कर दिया, हमने अपने पानी को ही पवित्र कर दिया, हमने पवन जिसको गुरु का दर्जा दिया गया हवा उसको ही गंदा कर दिया। ये जो समस्याएं थी प्रॉब्लम क्रिएट करते गए लेकिन उसके हल की तरफ किसी ने नहीं ढूंढा, किसी ने ख्याल नहीं किया। जबकि
पंजाब में मैं कहता हूं कि 1 महीने के अंदर सारी समस्याएं खत्म हुई। पंजाब का मेन मुद्दा है आनंदपुर साहिब का मता जी। आनंदपुर साहिब का मता ये है कि इस स्टेट को जो पूर्ण अधिकार है वो मिलेंगे, आप उसको लागू कर दीजिए जी। एक पंजाब की मेन जो समस्या है जिसके ऊपर लोग अभी सड़कों के ऊपर बैठे हैं, और मैं प्रधानमंत्री साहब मोदी जी की तारीफ करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। किसान आंदोलन चला जी। उन्होंने जो बीच में किसान नेता जो लोगों के एजेंट बन के, जो कामरेड, मैं इससे ज़्यादा लफ्ज नहीं यूज करूंगा, बन के बैठे थे, मोदी जी ने उनके मुंह के ऊपर ऐसा तमाचा मारा और खुद गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर आकर के इन कृषि कानूनों को रद्द कर दिया कि हम किसानों को भगवान मानते हैं। और थोड़े दिन पहले राजनाथ साहब जी का बयान आया था कि जब मैं यूपी का मुख्यमंत्री था तो हमें पता लगा कि चौधरी चरण सिंह जी आ रहे हैं, पुलिस वालों ने बोला कि हम उन्हें रोकेंगे। श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि चौधरी साहब आ रहे हैं, उनको मेरे घर लेके आओ। वो गए, उनका स्वागत किया, उनको घर में लंगर पानी छकाया और उनकी बातों को माना और पूरे आदर सत्कार के साथ चौधरी साहब को वहां से ले जाएंगे। यही काम मोदी जी ने किया है। अब पंजाब में जो समस्या है अभी कुछ नहीं है, 10-20 बंदी थी कि मुझे पता है मोदी जी बहुत जल्दी उनको भी रिहा कर देंगे। और मैं कहता हूं कि ये 2-3 समस्याएं खत्म कर दें। पंजाब में पानी, आप इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कीजिए, पानी पंजाब में भी आएगा, क्योंकि पानी हमें, हरियाणा को भी पानी की बहुत जरूरत है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमें भी पानी की जरूरत है। देखिए पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन जब 2 भाई अलग होते हैं तो भाई ट्यूबवेल में से हिस्सा छोटे भाई को ये नहीं होता कि नायर साहब मैं और मेरा भाई अलग हो गए, 6 एकड़ जमीन बड़े भाई को आ गई, 4 एकड़ जमीन मुझे आ गई, एक तो उसको 1 एकड़ जमीन भी फालतू चलेगी, तो मेरे को मेरे हिस्से का ट्यूबवेल नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँ। ये पंजाब को भी बड़ा दिल करना चाहिए। और मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि आप बड़ी ईमानदारी से, निष्पक्षता से जांच कीजिए कि पंजाब में पानी है कितना। देखिए अगर हम पानी मांग रहे हैं तो देने वाले के पास पानी होना तो चाहिए, जो पंजाब की समस्या है। अब हुआ क्या कि हमारे लीडरों ने राजस्थान को तो पानी भेज दिया और हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार किया, ये गलत है। आप राजस्थान में आप जाके देखिए, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, मेरी देखी हुई चीज है, वहां पर जमीनों में सेम आ रही है क्योंकि पानी जरूरत से ज्यादा जा रहा है, और जहाँ पे पानी चाहिए वहां पर पानी आ नहीं रहा। पानी का ये जो मुद्दा है ना, ये हमारे नेताओं ने हमें आपस में लड़वाने के लिए रखा है, जबकि हरियाणा पंजाब आपस में भाई हैं, हमारी एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां हैं, प्रेम प्यार है। ये मुद्दा तो 10 दिन में खत्म हो सकता है अगर इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करके। और नायर साहब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये 2014 के बाद ही ये किसी ने इंडस ट्रीटी के बारे में बताया, नहीं तो उससे पहले कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा। हमें किसी को मालूम ही नहीं था कि व्हाट इज द इंडस ट्रीटी, कितना हमारा पानी जो आता है और वो पाकिस्तान में चला जाता है। मैं यहाँ रोकूंगा सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंडस ट्रीटी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को कुलवंत सिंह जी किस नजर से देखते? देखिए, पहली नजर में पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क था, हमारे बाप दादा वहां पर पैदा हुए, हमारी वो अपनी जमीन थी। ये हमारे नेताओं की मैं नालायकी मानूंगा कि जब अंग्रेजों से आजादी लेनी थी तो सब रल मिल के लड़े थे, सबने कुर्बानियां दी थी। इन्होंने केवल अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नेहरू जी ने और जिन्ना ने इस देश के 2 टुकड़े किए, जबकि वो दिन आजादी का दिन नहीं था, हमारे देश के लिए बर्बादी का दिन था। क्योंकि अंग्रेज बहुत शातिर था, उसको ये पता था कि अगर ये एशिया का वो पैदावार करने वाला हिस्सा है जिसकी धरती सोना उगलती है, अगर ये इकट्ठे रह गए तो जैसे महाराजा रणजीत सिंह के राज में डॉलर और रुपया बराबर हुआ करते थे, तो ये दोबारा वहां पहुंच जाएंगे। और अंग्रेज जाता जाता चाल चल गए, जिसको हमारे
जो पुराने लीडर वो समझ नहीं पाए। और उसके बाद में क्या होता है, कश्मीर की जो समस्या है जी, राजा हरि सिंह इधर हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए इनकार कर रहे थे और जिन्ना जी ने उधर उन पे आक्रमण करवा दिया। जबकि अगर हरि सिंह जी के पूर्वज गद्दारी न करते तो खालसा राज खत्म नहीं होता। अगर खालसा राज खत्म नहीं होता तो अंग्रेजों के इस देश में पांव न लगते। उन्हें ये देश बहुत जल्दी छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन हमें दिक्कत ये है कि हम जब भी मरे हैं हम जयचंदों की वजह से। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाते हैं तो पाकिस्तान बर्बाद होने से बच सकता है। पाकिस्तान को केवल भारत ही बचा सकता है, नहीं तो कश्मीर, आजाद कश्मीर तो हमारे पास आने वाला वो तो हमारा ही पार्ट है। पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े होने वाले हैं। और अभी आपने देखा होगा, ठीक है महंगाई पूरे वर्ल्ड में सारी जगह महंगाई है, बिल्कुल हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, महंगाई होगी कोई दिक्कत नहीं, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरी कौम सुरक्षित होनी चाहिए, महंगाई की कोई समस्या नहीं। लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है, उधर आप सिंध में चले जाओ, बलूचिस्तान में चले जाओ, आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले लोग आधा किलो, एक आटे के किलो के पीछे लोगों को एक दूसरे को मार रहे थे, ट्रकों को लूट रहे थे। तो पाकिस्तान का तो वाणी भी कहती है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वो बो रहा है। अभी देखिए पाकिस्तान ने तालिबान को मदद करी थी अफगानिस्तान में सत्ता में बैठाने के लिए, अभी वही तालिबान पाकिस्तान की गले की फांस बना। उन्होंने उनको बता दिया, अभी तालिबान के एक कमांडर का बयान आया था कि आप याद करो जब बांग्लादेश में आपके 70,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। तो इसलिए नायब साहब पाकिस्तान का तो मैं वाहिगुरु से अरदास करूंगा कि भाई उनके नेताओं को सद्बुद्धि दे, क्योंकि जनता कहीं की भी कोई भी मरती है, हमारा इंसानियत का रिश्ता सबके साथ है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम उनका भला मांगते हैं। वो चाहे हमें बम बेचते हैं, बारूद बेचते हैं, हमारे बच्चों को नशे में मारना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये सिख कौम मरने वाली नहीं है। ये तो तब नहीं खत्म हुए जब बाबा बोता सिंह और बाबा गर्जा सिंह 2 रह गए थे तो उन्होंने भी मोर्चा लगा दिया। बिल्कुल। अब तो बहुत कृपा है वाहिगुरु की। और मेरा जो देश है और हमारे अंदर, मैं यहाँ फरीदाबाद में रहता हूँ, हमारे तो कभी ये ख्याल ही नहीं आता एक मुसलमान मेरा साला बना हो, मेरी वाइफ राखी बनती, हमारे तो कभी आते ही नहीं। मेरे कितने रिश्तेदार हिंदू हैं, कई मेरे मित्र क्रिश्चियन भी हैं, हमें तो ये तो ख्याल ही नहीं आता। अब इस देश का, उन लोगों का, अभी अभी आप देखते जाओ आगे आगे पाकिस्तान का होता है क्या। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 2023 कंप्लीट निकाल पाएगा एज ए पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात आई सर सामने कि 2023 पाकिस्तान के लिए निकालना भारी होगा। सर मेरा सीधा सवाल, जो देश के हालात, जो अभी रिसेंटली कुछ ऑस्ट्रेलिया से वीडियोस आए, खालिस्तान कहाँ बनेगा? कनाडा में बनेगा या मेलबोर्न में बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, भाई आपको खालिस्तान चाहिए, जहाँ चाहिए वहाँ जाकर लो। आप विदेशों की धरती के ऊपर आपस में लड़ रहे हो। और मैंने एक चीज नोट करी, देखिए मैं फौजी हूँ, जब वो तिरंगे को पैरों के नीचे रोल रहे थे तो रियली दुख हुआ। ठीक है, निशान साहब की हम इज्जत करते हैं, सत्कार करते हैं, गुरु के सिख हैं, हम बाणी पढ़ते हैं। मेरे को 14 गोलियां लगी श्रीलंका में, वो बाणी पढ़ता था, मैं चौपाई साहब का पाठ करता था, उस बाणी ने मेरी रक्षा की। लेकिन बाणी ये भी नहीं सिखाती कि जिस देश का खाओ उसका बुरा। आप लोग यहीं के पासपोर्टों से वहां गए हुए और आप क्यों दुनिया को जाके उसी तिरंगे की स्टैंप से गए हो और आप उसी तिरंगे को पैरों के नीचे दे रहे हो। ये तो मुझे रियली, मैं निशान साहब की इज्जत करता हूँ, कौम से प्यार करता हूँ, कौम के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे तिरंगे से भी प्यार। हालांकि जुल्म किसके साथ नहीं होता, मेरे खुद के साथ जुल्म हुआ। मुझे एक एक्सीडेंट केस को मर्डर बना के 31 साल सजा करेगी तो मैं क्या हथियार उठा लूंगा? मैं लड़ूंगा कि मैंने सेशन में अपील लगाई, हाई कोर्ट में मेरी अपील एडमिट हुई,
और मुझे पता है कि मुझे हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि मेरे साथ डबल धक्का हुआ। एक मुझे सजा गलत हुई, दूसरा मेरी गैस एजेंसी जो डिफेंस कोटे से मिली थी वो छीन ली गई। कोई बात नहीं, वाहेगुरु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर मेरा एक तरफ से नुकसान हुआ तो भगवान ने मेरी दूसरी तरफ से बाजू पकड़ी। ये जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उनके चरणों में मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि भाई इस तिरंगे को जैसे आप तोड़ रहे हो, वो कर रहे हो, थोड़ा सा तो सोचो। इस तिरंगे को आजाद करवाने के लिए 80% कुर्बानियां सिखों ने दी। और वो सिखों के बच्चे, भाई पंजाब का मसला बहुत जल्द हल हो जाता अगर जो पंजाब की सियासी पार्टियां इसको नेशनल फोरम पे लेके आते। बिल्कुल, वो लोग तो लेके नहीं आते, पंजाब के लीडर नहीं चाहते पंजाब की समस्या हल हो। बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें मोदी साहब से दरखास्त करूंगा कि आप पंजाब के मसले को खुद देखें और इसको पंजाब का किसी लीडर का बच्चा देखा आपने फौज में जाता हुआ, किसी संतरी मंत्री का बच्चा देखा जाता हुआ? ये हमें लड़ाते हैं और आपस में इकट्ठे बैठ के खाते पीते। ये जो मेलबोर्न में हुआ है, ये मैं कहता हूँ ये बहुत ही गलत है। ठीक है, तुम लड़ो आपस में, तिरंगे को साइड में रख लड़ो भाई, वो वहां का काम। और देखो, मैं कहता हूं कि इसमें हमारे देश को डिप्लोमेटिक एक्शन भी लेना चाहिए। सर वो तो सरकार का जो चलेगा वो तो रहेगा ही। हाँ, लेकिन इसमें हमारा देखिए, कहीं ना कहीं सरकारें भी चाहती हैं कि इस मसले को पहले बड़ा करा जाए, फिर उसके बाद इसको दमन की नीति से कुछ चला जाए। ये गलत है। सरकारों को इसके ऊपर जब मुद्दा शुरू होता है, तभी जब आपको बीमारी लगती है उसी टाइम उसका इलाज करें। पंजाब की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, खालिस्तान की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तकरीबन अगर आप पंजाब में, मैं कहता हूँ कल रेफरेंडम करा दीजिए, 2-4% लोग होंगे जो खालिस्तान की डिमांड करें। मैं उन मेरे जो खालिस्तान वाले भाई हैं, मेरे मित्र हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ कि प्यारे वीरों, पंजाब से कई गुना ज्यादा सिख पंजाब से बाहर हिंदुस्तान में बसते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पंजाब में 80% यूथ बाल कटा के, दाढ़ी कटा के घूमता है, नशे करता है, तम्बाकू। मेरे गुरु साहब ने बोला है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। आप पंजाब से बाहर जाओगे, तकरीबन 90% लोग पूर्ण सिख मिलेंगे आपको, कोई दाढ़ी काटी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मैं पर्सनल एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक रिलेटिव का बच्चा अमेरिका गया और उसने केस कत्ल करवा दिया, और मेरा बेटा देख के इतना शौक हुआ, बोला पापा उसने तो अमेरिका जाते ही बाल कटवा दिए। मैं कहा बेटा इन लोगों के लिए पापा है, वो गुरु साहब को क्या जवाब देंगे? भाई जब आप गुरु से नहीं डर रहे तो हमारा आप क्या होगा? तो इसलिए आप खालिस्तान मांगते हो, आप मांगो, लेकिन जब समस्या ही खत्म हो जाएंगी तो फिर खालिस्तान की जरूरत क्या है? खालिस्तान के लिए मैं एक पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, आपके पास रोड मैप क्या है? आपके पास कोई बड़ा एयरपोर्ट है? आपके पास कोई समुद्र है? बिना पोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई पानी के सोर्सेज हैं? जब आप खालिस्तान बना लोगे, पानी तो J&K से, उधर हिमाचल से निकल के हरियाणा की तरफ से आ जाएगा, तो फिर पंजाब कहाँ जाएगा? क्या करोगे आप? और आज की डेट में आप देखो, यूरोप में देश शामिल हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में अभी रिसेंटली क्रोएशिया को शामिल किया, वो लोग ज्वाइंट हो रहे हैं और हमें तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि हमें तो श्रीलंका को भी, नेपाल को भी, भूटान को भी, पाकिस्तान को भी, कश्मीर को भी इकट्ठा करके एक महाभारत, अखंड भारत बनाना है, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। बिल्कुल। जो लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम उनके भी विरोधी हैं। जो कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, हम उनके भी विरोधी हैं। जो कहते हैं हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम उनके भी विरोधी हैं। हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, हम भारत को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि कोई मुल्क हमारी तरफ देखने से पहले हजारों बार सोचे कि भाई ये लोग सब एक हैं। क्योंकि सर ये उंगलियां हैं, एक एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है। जब ये मिल जाती हैं तो ये हाथ नहीं हथौड़ा बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। सर वारिस पंजाब दे अमृतपाल सिंह जी कहते हैं कि पंथ का प्रचार कर रहे हैं। पंथ के प्रचार के लिए शस्त्र क्यों? हमारे सिख पंथ के अंदर हमारे गुरुओं ने भी पंथ के प्रचार में
नानक ने कोई हथियार नहीं उठाया। अब हथियार क्यों? देखिए, आप गुरु नानक देव जी से चलते जाओ जी। जब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई जी। उसके बाद श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने 2 तलवारें पहनी जिसको कहते हैं मीरी पीरी की। धर्म और युद्ध, सेना और धर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। तो तब से हथियार का कंसेप्ट और अकाल तख्त साहब का निर्माण श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने किया। सिख बिना शस्त्र के अधूरा है। शस्त्र सिख की जान है, बिना शस्त्र के सिख की कोई पहचान नहीं। लेकिन अगर मेरे शस्त्र से किसी को भय है तो मुझे उसको ये बताना चाहिए कि ये जो शस्त्र है ये गौ गरीब मजलूमों की रक्षा के लिए, ये जुल्म करने के लिए नहीं। ये शस्त्र देश को तोड़ने के लिए नहीं है, ये शस्त्र उन लोगों के लिए हैं जो हमारे, देखिए अमृतपाल जी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को नशा छुड़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन कई उनकी बातें जिनसे मैं पर्सनली सहमत नहीं हूँ कि आप सरकार से एक बार डायलॉग तो कीजिए, आप उनको बोलिए, आप अपनी मांगे बताइए। और जब मोदी जी किसान बिल रद्द कर सकते हैं, बंदी सिख और आनंदपुर साहिब का मता और पंजाब के पानी के लिए 2-3 तो समस्या, ये तो तुरंत चुटकी में हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, शस्त्र आप रखो, लेकिन अगर आपके शस्त्र से कोई डरता है तो आप उसको बताइए कि भाई ये शस्त्र तुझे मारने के लिए नहीं है। खालसा का कंसेप्ट है घर पे आए को देग, और जो चढ़ाई करके आता है उसको तेग, मतलब जो आक्रमण करके आता है शस्त्र उसके लिए, जो आम बंदा आता है शस्त्र उसके लिए नहीं है। और मैं ये चाहता हूं, अमृतपाल सिंह जी को भी बोलूंगा कि आप अपने शस्त्रों को, आप अपने उसको थोड़ा सा देश की रक्षा की तरफ लगाइए। कि आप ये जो सोच रहे हो कि पाकिस्तान हमारा मित्र है, ये ISI ये हमारी, उनको सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है हमारे से तो पाकिस्तान और चाइना को। हिंदुस्तान तो हमारे, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, आप बताओ हम जिसकी मर्जी क्लास लगा देते, किसी की हिम्मत नहीं कोई हमें कुछ बोल पाए। पंजाब में मानते हैं लोगों के साथ जुल्म हुआ है, मैं पर्सनली मानता हूं कि पंजाब पुलिस दुनिया की सबसे जाबर पुलिस है। मेरे साथ भी जुल्म हुआ है, मैंने देखा वहां पे रह कि पंजाब की पुलिस वो है, लेकिन वो भी चंद लोग हैं, 10-20% है, बाकी बहुत अच्छे लोग। तो इसलिए सर शस्त्र से हमें कोई आपत्ति नहीं है, शस्त्र गुरुओं की देन है, बिना शस्त्र के सिख अधूरा है, शस्त्र चाहिए, लेकिन वो शस्त्र किसी को डराने के लिए या किसी को धमकाने के लिए ना, वो मजलूमों की रक्षा के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या पंजाब आने वाले समय में फिर उग्रवाद की आग में जलेगा? देखिए, पंजाब को जबरन उसकी तरफ लेके जाया जा रहा है। ये जो सरकारें हैं, अभी जो रिसेंटली पंजाब में सरकार है जी, उनका भी डबल स्टैंडर्ड है। पहले वो खाड़कुओं के घर पे जाते रहे, उनको मान सम्मान करते रहे, जब उनकी रिहाई की बात आई तो इन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। अभी पंजाब में जो मेन समस्या चल रही है वो बंदी सिंहों की रिहाई की समस्या है। जो 328 रूप वहाँ पर गुम हुए हैं उसकी समस्या है, बेअदबी की समस्या। अभी आपने देखा होगा कल परसों में वहाँ पे डेरा सच्चा सौदे वाले का सत्संग कराया जाता है। सर, जो आदमी अपने शिष्य, भगवान उनके लिए उनके साथ रेप करता है और ये प्रूफ हो चुका है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रॉपर इंक्वायरी करवा लीजिए, इसने शाह सतनाम जी से भी गद्दी धोखे से जबरन ली थी। एक पत्रकार छत्रपति जी जिन्होंने इसके काले साम्राज्य को उजागर किया, उसका इसने कत्ल करवा दिया। ये तो मैं वाजपेयी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके पास चिट्ठी पहुंची थी तो तब जाके इसके ऊपर हाथ पड़ा, नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आज भी जाके आप जितना इसका एरिया है सरसे का, आप उसकी खुदाई करवा लीजिए, वहां से हजारों नरकंकाल निकलेंगे। और कितने लोगों की इसने
जबरन ऑपरेशन करा के उनको नपुंसक कर दिया। अगर आप ऐसे आदमी को साल में 3-3 परोल दोगे और उसका सत्संग करवाओगे, गलत काम करवाओगे, तो पंजाब डेफिनेटली उधर जा रहा है। ये हमारी मौजूदा सरकारें उस तरफ लेके जा रही है और इसमें केंद्र सरकार को दखल देना पड़ेगा। एक आदमी इतने संगीन जुर्म में जेल काट रहा है, रेप, मर्डर, और अभी और उसके ऊपर जबरन नपुंसक बनाने के केस और काफी सारे केस पेंडिंग। हालांकि सबसे पहले जब कोई बंदा कैदी अंडर ट्रायल होता है तो उसको परोल नहीं मिलती। मुझे समझ नहीं आ रही कि हरियाणा सरकार किस उस पे परोल देगा। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये सरसे वाले का मुद्दा हरियाणा की सरकार को ले बैठेगा और पंजाब के अंदर दोबारा आतंकवाद को खड़ा करने में 100% मददगार होगा। सरकार को समय रहते जी पंजाब जब गया है, उग्रवाद के दौर में गया है, सन 78 में जो निरंकारियों ने 13 सिखों को मारा था, जो केवल शांतमय प्रदर्शन कर रहे थे, अगर बादल साहब उस निरंकारी को ना बचाते तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार तक बात ही नहीं पहुंचती। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मेरे फादर साहब स्वर्गीय सरदार जोगिंदर सिंह चहल ऑल इंडिया इंटेक के जनरल सेक्रेटरी रहे। पंडित सुखराम जी मंडी से वो MP थे, उनके बड़े करीबी मित्र थे। तो हमारा कोई नुकसान हो गया था 83 में, कोई एजेंट पैसे लेके भाग गया था। तो जुलाई में इंदिरा जी को मिले थे क्योंकि पता लगा वो बंदा गुवाहाटी में है। तो वो इतने परेशान थे तो फादर साहब ने उनको बोला जी आपने इतिहास नहीं पढ़ा था कि अकाल तख्त पे जो हमला करता है उसका तो खानदान सर्वंस खत्म हो जाता है। कहते मुझे उकसाया ही ना आपके 5 सिखों ने था, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह, प्रकाश सिंह बादल, संत हरचंद सिंह लौंगोवाल, गुरचरण सिंह टोरा। अब मैं पंजाब की जनता को कहना चाहता हूँ कि भाइयों ये हमारे लीडर हैं। जब आप खुद बोलोगे कि बिना आर्मी के अटैक के कोई और चारा नहीं है, जबकि उसका काफी सारे अल्टरनेटिव थे। आप 1 महीना बिजली पानी बंद कर देते, वो अपने आप भूखे मरते आ जाए। पंजाब का सिख आज की तारीख में, पंजाब का सिख सतनाम श्री वाहेगुरु ना बोलकर अलेलुया बोल रहा है। क्या हम अपने सिख भाइयों को, उन परिवारों को नानक की वाणी समझा नहीं सके? नायर साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम कुछ करना नहीं चाहते, बिना किए सब कुछ पाना चाहते हैं। जबकि सिख धर्म का कंसेप्ट क्या है? कृत करो, नाम जपो, वंड छको। कृत का मतलब आप मेहनत करो और उस प्रभु का सिमरन करो, और जो आपको कमाई होती है वो उसको बांट के खाओ, मिल बांट। बिल्कुल। अब क्या है कि क्रिश्चियनों के 13 आदमी शहीद हुए थे, वो भी भाग गए थे, शहादत तो एक ही ने दी थी। तो उन्होंने उस एक शहादत के ऊपर 75% वर्ल्ड को क्रिश्चियन बना दिया। और सिख धर्म के अंदर आज अगर शहीदों की गिनती करी जाए तो 15 लाख से ऊपर शहीद हुए। ये कमी कहाँ पर आई? हमारे यहाँ फिर हमारे जो SGPC है, हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन लोगों ने सिख धर्म के प्रचार की तरफ, खास करके गरीब सिखों की तरफ कोई ध्यान नहीं। जब आप उनकी अवहेलना करोगे, जब उनको आप गुरुद्वारे में जाने नहीं दोगे, हालांकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, हमारे यहाँ गांव में एक ही गुरुद्वारा साहब होता है, सब आते जाते हैं। मेरे गांव में बारात चढ़ती है, चाहे वो जट्टों की बारात है, चाहे वहाँ पे सैनी लोग रहते हैं, बाजीगर बरादरी है, वाल्मीकि हैं, हरिजन हैं, गडरिया बरादरी, वो सब गुरुद्वारा सब मत्था टेक के जाते हैं और किसी के लिए कोई वो नहीं है। और किसी के भी मौत होती है, जो अखंड पाठ साहब रखवाना चाहता है, गुरु ग्रंथ साहब को बड़े अदब से उनके घरों में लेके जाया जाता है। लेकिन पंजाब के अंदर जब आपने जातिवाद कर दिया, एक गांव के अंदर 5-5 गुरुद्वारे बना दिए, तो जब उन लोगों ने देखा कि भाई गुरु नानक देव जी ने मानस की एक के पहचान वो के कंसेप्ट को बुला दिया, तो भाई लोगों का तो फिर स्वाभाविक था कि आप वहां जाओगे जहां आपको इक्वलिटी मिले। और ये बहुत ही सोची समझी साजिश है।
कुछ पास्टरों को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक पास्टर है विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री जी, छवि है उसका छोटा नाम, मेरे यमुनानगर से। कुछ भी नहीं था उसके अल्ले पल्ले, आज करोड़ों अरबों में खेल रहा है। मुर्दे बच्चों को जिंदा कर रहे हैं, मुर्दे को कोई जिंदा नहीं कर सकता। ये केवल ट्रिक होती है स्टेज के ऊपर लोगों का। हमारी जनता है बॉलीवुड। अरे मैं भी उसके साथ गया तो वो ऐसे करते हैं कि बेहोश हो जाएगा बंदा। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, मेरे को जब गोलियां लगी, मैं चौपाई साहब का पाठ करता था, मेरे कान में से गोली लग के मुंह में निकल गई, वाहिगुरु ने 13 गोलियां पेट में लगी, मेरी जान बच गई, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जब वो कर रहे थे तो मैंने अपना पहली पौड़ी का पाठ करना शुरू कर दिया। वो क्या करते हैं, बंदे की आंखों के आगे अंधेरा आता है तो जैसे दूसरे बंदे पीछे गिरते हो गिरते, हम मुझे तो कुछ हुआ नहीं। एक बार किया उसने, 2 बार किया, 3, बोला जी यीशु नाराज हो जाएगा। मैं कहा तेरा यीशु नाराज नहीं होगा, मेरा गुरु नानक खुश होगा कि मेरे सिख को मेरे ऊपर भरोसा है। मैंने आके गुरु नानक देव जी से माफी मांगी कि वाहिगुरु तूने मुझे इतना कुछ दिया और मैं इसके चक्कर में वहां पर चला गया, मैं तो केवल देखना चाहता। अब दिक्कत क्या है, जो हालेलुया ये लोग कर रहे हैं, ये केवल ये जो पास्टर चमत्कार कर रहे हैं, कुछ नहीं इनके अल्ले पल्ले। मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे साथ एक लड़का था जी, उसको बॉक्सिंग खेलते हुए, हमारे इंडिया के बहुत बड़े बॉक्सिंग हुए हैं डिंको सिंह, उसके साथ फाइट थी तो उसके पीछे सिर में चोट लगी। सिर में चोट लगी तो उसको जम्मू में ले गए। वो बंदा बोला जी इसके अंदर माता की वो आएगी तो ठीक कर देंगे। तो जब उसने किया तो उस बंदे ने पहली पौड़ी का पाठ करना शुरू कर दिया। अब वो 8-10 बार हुआ, वो बंदा हार के जो वहां पे जो बैठा था, जो तांत्रिक था, वो बोला इसको बोलो पाठ करना बंद कर दे। वो बोले जब तुम्हारा जो भी इष्ट है मेरी पहली पौड़ी के पाठ का मुकाबला नहीं कर सकता तो मेरा इलाज क्या करेगा। तो फिर उसका डॉक्टरी इलाज कराया, उससे वो बंदा ठीक हो गया। अब हमारे यहाँ हमारे देश में दिक्कत क्या है, मेरे साथ भी जब प्रॉब्लम हुई, मैंने भी बड़ा अनाज बांटा, बड़े नारे, कुछ नहीं होता। आप अपना कर्म करो। ये लोगों को केवल और केवल ऐसे तरीके से, क्योंकि हर आदमी शॉर्टकट चाहता है जी, हर आदमी कहता है कि मेरी समस्या मिनटों मिनटों समाधान हो जाए। और मैं कितने किस्से, कितने केस पंजाब में आ चुके हैं, जो लोग इन पास्टरों के द्वारा शारीरिक रूप से भी शोषण हुआ है, आर्थिक रूप से भी शोषण हुआ है, और धीरे धीरे वो लोग वापस आ रहे हैं। जो भाई सिख धर्म इक्वालिटी का धर्म था, जब आप उसमें पार्शलिटी कर दोगे ऊपर नीचे। अभी पीछे एक पंजाब से खबर आई थी कि मलुका गांव में कोई फंक्शन था, तो उसमें ये बोला गया कि जिम्मेदारों की लड़कियां आगे आ जाओ, दूसरी पीछे चलो। अच्छा। भाई मैं जिस गांव में रहता हूँ और मैंने उसको 500 रुपए दिए, उसका भाई मुझे मिला, बोला भाई गोल्डी हमने अपनी बहन को पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे, पर यार वो तेरे 500 रुपए खत्म होने में नहीं आ। वो जब मिलती है कहती मेरा भाई मिला था मुझे। तो हमारे तो ये सिस्टम है, हम तो एक दूसरे को भाई बहन, हमारे तो हम तो गांव के नाम से चलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं सर, ये गरीब सिखों को उधर लेके, और फिर उसके तहत एक इन्होंने और प्रोपोगंडा अपनाया है कि जैसे हम चहले जग सिख है, कोई पास्टर है उसके पीछे देवल लगा है। अभी आप देखोगे, अभी थोड़े दिन, अभी तो 1-2 पगड़ीधारी वो पास्टर आ रहे हैं, अभी थोड़े दिन में पगड़ीधारी भी आ जाएंगे। क्यों? आ चुके हैं सर, 1-2 वीडियो आ गए हैं। हाँ, क्यों? हाँ। क्योंकि ऐसे ही हमारे नेताओं ने हमें ठगा। भाई वो कहते हैं जी SGPC ने नहीं कुछ किया क्योंकि वो दिखते हमारे जैसे हैं। अब देखिए अकाली दल है, जब ये सत्ता में होता है तो इनको पंजाब के मसले दिखाई नहीं देते, और जब सत्ता से बाहर होते तो इनको पंजाब का पानी भी दिखाई देता है, इनको बंदी सिख भी दिखाई देते हैं, अकाल तख्त साहब की बेअदबी भी दिखाई देती, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी भी दिखाई देती, जबकि 328 रूप का मामला ही अकाली दल के पास है, SGPC उनकी है उस पे करने। तो ये सारी, मैं कहता हूँ ये जो नालायकी है, हमारे पास इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद, 15 लाख से ऊपर कुर्बानियां होने के बावजूद हम वर्ल्ड में प्रचार नहीं कर पाए। अभी भी आप USA में, कनाडा के कई ऐसे पार्ट में, चलो कनाडा में तो काफी सिख है, आप USA में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया के, कहीं अफ्रीका के, तो दे डोंट नो अबाउट सिख। सिख है कौन, उन्हें पता ही नहीं। हम लोगों को बता ही नहीं पाए हमारे अंदर क्या कमी है कि हम गुरु नानक देव जी की के फलसफे को लोगों को हम समझा ही नहीं पाए, जबकि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपको अपना किसी को धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है,
गुरु नानक देव जी के साथ बाबा मर्दाना जी थे, वो ताउम्र मुसलमान रहे, उनको तो उन्होंने सिख नहीं बनाया, उनको तो उन्होंने नहीं। और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भाई गनी खान मनी खान जो उनको उच्च का पीर बना के ले गए, भाई पीर बुद्धू शाह थे, और कितने भाई मतीदास सतीदास, ये गुरु के सारे कोई सिख, ये सब पहले हिंदू थे। तो ये तो सिख धर्म जो है एक मानवता का, इक्वलिटी का प्रतीक है। और जो खालसा का जो राज था, महाराजा रंजीत सिंह का राज था, 48 साल राज चला नायर साहब, एक भी बंदे को उम्र कैद नहीं, एक भी बंदे को फांसी नहीं, और एक भी दंगा नहीं। देखिए जितना उन्होंने सोना हरमंदिर साहब में दिया, उतना सोना मंदिरों में भी दिया। एक मुसलमान आया उनके पास, बोला जी मैंने, अगर मेरा बादशाह होता तो मैं कुरान पे सोने की वो परते चढ़ाता। उन्होंने उसको उस टाइम पे 1 लाख रुपए दिए। सोमनाथ के मंदिर में महाराजा रंजीत सिंह जी ने सोना दिया। अगर मैं कहता हूं कि आज उस तरीके का राज हम देते हैं तो मेरे भारत से तो कोई बढ़िया देश ही नहीं। और उनके राज्य में देखिए मुसलमान प्रधानमंत्री था जी, हिंदू प्रधानमंत्री था, मुसलमान डिफेंस मिनिस्टर था। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। क्या हुआ कि उनका महाराजा रंजीत सिंह जी का एक बेटा उनका बड़ा मनपसंद घोड़ा ले गया, तो महाराजा साहब ने बोला भी इसको देश निकाला दे दो, ये मेरी रियासत में रहेगा। तो उन्होंने बोला जी आप रिजाजुद्दीन साहब के पास जाओ, वही आपका मसला हल करेंगे। तो वो उनका बेटा बोला जी मेरे तो अब सिस्टम खत्म हो गया, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो वो गए, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को बोला कि भाई वो तो घोड़ा ऐसे खोल के ले गए जैसे उसके बाप का घोड़ा था। तो महाराजा साहब हंसने लगे, बोले ठीक है मैं तेरी बात को समझ गया, भी उसके बाप का घोड़ा था तभी वो ले गया। तो उन्होंने वो एक मुसलमान जो मंत्री था उसकी बात को मानते हुए अपने बेटे को माफ कर दिया, और उसको दोबारा जो है उसकी जगीर वगैरह दे दी, राज दे दिया बेटे। क्योंकि वो जो भी युद्ध में किसी को हराते थे उसको मारते नहीं थे, उसको जगीर दे देते थे ताकि वो अपने जीवन निर्वाह। और हम जो हमारा देश है, हमारा जो धर्म है, ये दया के ऊपर टिका हुआ है। जब हम अपने रास्तों से भटक जाते हैं तो भाई हमारे लोगों का स्वाभाविक ही है, जब वो आके क्रिश्चियन उनको बड़ी बड़ी वो दिखाते हैं तो नेचुरली वो गरीब आदमी क्या करे। इसके लिए मैं 100% अपनी SGPC को दोषी मानता हूँ, हमारे उन लोगों को दोषी मानता हूँ जिन्होंने जो का प्रचार नहीं किया और गरीब सिखों की बाजू नहीं। अभी भी आप जात पात से करोगे, जात पात के गुरुद्वारे बनाओगे, भाई इसका मतलब फिर तो अगर आपने बोला जी ये वाल्मीकियों का गुरुद्वारा, वहाँ मजहबी सिख बोलते हैं, जबकि जो मजहबी सिख है वो गुरु साहब ने बोला था रंगरेटा गुरु का बेटा, गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश लेके गए थे वो रंगरेटे। तो गुरु साहब ने तो उनको छाती से लगाया था। तो क्या वहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहब जी ब्रजमान है वो हमारे गुरु नहीं है? इसका मतलब तो ये हो गया ना, जो मान लो जो जट्टों के गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहब है वो जट हो गए। जब आपने गुरु को ही कास्टों में बांट दिया गुरुद्वारे को, तो फिर तो स्वाभाविक है ये पतन। और मैं चाहता हूँ, मैं आपके जरिए मैं उन लोगों से जो भी प्रचारक हैं, SGPC है, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया इस पे ध्यान दो और हर गरीब की, मैं ये नहीं कह रहा केवल गरीब सिख की मदद, गरीब हिंदुओं की भी मदद करो, गरीब मुसलमानों की भी मदद करो, गरीब क्रिश्चियनों की भी मदद करो, क्योंकि खालसा जो मदद करता है काम सेवा। तो अगर ये लोग करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि ये जो गलत हो रहा है ये होगा नहीं। और ऐसे चलते चलते आखिरी सवाल, खालिस्तान की मांग कैसे खत्म होगी? देखिए खालिस्तान की मांग खत्म बड़ी आसानी से हो सकती है जी। जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज पंजाब को अलग सूबा बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ रहना उचित समझा। जो उस टाइम पे वादे थे, पंजाब की कोई इतनी बड़ी नायर साहब समस्या नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक पानी की समस्या है जी। वो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कीजिए, पानी इधर लाइए, और ये जो गंगा का कितना पानी समुद्र में वेस्ट जा रहा है उसको, नहरें तो बननी है, लाके हरियाणा में दीजिए, पंजाब में जहाँ काम है वहाँ दीजिए। दूसरा आनंदपुर साहब का मता है,
उसमें कुछ नहीं है, स्टेट को अधिकार है, जो स्टेट के अधिकार स्टेट को दीजिए। मैं कहता हूँ खालिस्तान का मतलब चुटकी में खत्म है। और मैं सरकार को कहता हूँ कि जिन लोगों ने, बंदी सिखों ने जुल्म किया, मानो उन्होंने क्राइम किया, उनकी सजा पूरी हो चुकी, उन्हें रिहा किया। अगर आप राजीव गांधी के कातलों को छोड़ सकते हो, डेरा सरसे वाले को आप प्रोल दे सकते, तो उनको क्यों नहीं? अगर आप ये काम कर देते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो ये खालिस्तान जो है ना, ये सब पाकिस्तान से चलता है, उधर आपका कनाडा से चलता है, यूएसए में, वो वहां पे बैठा है कि बलतेज सिंह पढ़ू। मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाई तू कभी मुझे टक्कर गया ना, तेरा तो मैं कटापा जरूर उतारूंगा भाई। तू कभी कहता है ना मैं इसको इतने लाख डॉलर दे दूं, नायर साहब इस बंदे ने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। नजायज लोगों के, गरीब बच्चों को किसी को 1000-2000 डॉलर दिए थे। ये आपका इधर बठिंडा में कहीं उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगाया था, उनके बेचारों के लाखों रुपए लग गए जमानते करो। अरे क्यों लोगों के बच्चों को गुमराह कर। और जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी है, गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरु हैं, उनके ऊपर धारा 302, 307 का मुकदमा चलाए, उनको सजाएं। तो मैं कहता हूँ खालिस्तान कोई मांग ही नहीं सकता। पंजाब पुलिस ने तो अंता कर दिया। मुझे प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ, आप 5-7 लाख रुपए देके पंजाब में जिस पे मर्जी FIR दर्ज करो, जिसको मर्जी मरवा दो। पंजाब पुलिस एक वर्दीधारी गुंडों का गिरोह है। मेरा खुद बंदा एक्सीडेंट में मरा, मेरे ड्राइवर का बयान है, उस बंदे के भाई का बयान है, जो इंजर्ड बंदे हुए उनका बयान है कि हमें ये नहीं मार के गया गाड़ी वाला। सिर्फ 65,000 रुपये SHO ने लिए और 35,000 रुपये IO ने लिया। एक्सीडेंट केस को 302 बना दिया। लेकिन मेरे को IO ने फोन करा, बोला जी ऐसे जुए पड़ेंगे। मैं कहा भाई, जगरूप सिंह उसका नाम था। मैं कहा अगर मैंने गलत किया, वाहिगुरु मेरे को जुए डालेगा, अगर तूने गलत करा तुझे कीड़े पड़ेंगे। मरने के बाद किसी की बात कोई नहीं करनी चाहिए। लेकिन विदिन 6 मंथ उसको कैंसर निकला लास्ट स्टेज का, और वो कीड़े पर के मरा। और मेरे पास फोन आया, बोला मेरी अरदास करना। मैं कहा हम गुरु के सिख हैं, तूने तो मेरा कैरियर तबाह कर दिया, फिर भी मैं वाहिगुरु से अरदास करूंगा कि वाहिगुरु तेरी जान बख्श दे, तू ठीक हो जाए। लेकिन उसके चौथे दिन उसकी मौत। और उसके परिवार का क्या शुरू हुआ वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। जो बात अगर उसको जानते होंगे, जगरूप सिंह का जीरकपुर के पास गांव है, उसके बच्चों ने, उसकी बच्चियों ने क्या हरकतें करी, वो वाहिगुरु देख रहा है। क्योंकि पंजाब पुलिस इतनी के एक्सपर्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर पुलिस साथ ना दे तो ना कोई नशा बिक सकता है, ना कोई क्राइम हो सकता है, ना कोई गैंगस्टरवाद हो सकता है। आप प्रॉपर जानकारी कराइए, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। और ये नेक्सस है। अगर गैंगस्टर भी फरोती लेते हैं तो वो 50-50 सिस्टम चलता है। आधा पुलिस का होता है, गैंगस्टर के पास 30% ही पहुंचता है, 20 उसका होता है जो मेरे जैसा बीच में मांडवाली करा के और वो पैसा जो लेके आता। तो जितने ड्रग्स रैकेट है, अभी पीछे पकड़ा गया था एक, वो राणा सरपंच था, तो उसके साथ में एक IG लेवल का अधिकारी था, उसका पार्टनर था वो। कितने SP DSP उसके पार्टनर थे। ये लोग नशा बिकवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तनख्वाह तो 1-1.25 लाख रुपए, खर्चे हैं 10-10 लाख रुपए महीने के। भाई जब आप राजू जैसे शौक पालोगे तो फिर गलत काम करके पूरे करोगे। मैं इन सबको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप तो गलत कर देते हो। जो बंदे अंदर जाते हैं, जिनके साथ जुल्म होता है, उनके बारे में सोचो। और एक बात मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि वक्त बलवान है। हर चीज का, हर कर्म का आपके का हिसाब लिया जाएगा। हमने तो नुकसान खा के भी फायदा ले लिया। क्यों? क्योंकि हम वहां जाके जो पीड़ा देख के आए हैं और हमें पता लगा मैं तो कुछ भी दुखी नहीं हूँ। मैं तो दुनिया का, मैं तो ये सोच के वहां टाइम निकाल लेता था कि भाई ये कोई श्रीलंका थोड़ी, यहाँ कोई गोलियां थोड़ी चल रही है, यहाँ कोई साथी थोड़ी मर रहा है। तो पंजाब को उस तरफ लेके ना जाया जाए। एक तो पुलिस में से जो काली बेटे हैं उनको निकाला जाए, ये जो जाति पाति का सिस्टम इसको खत्म किया जाए, नशे पे कंट्रोल किया जाए, पंजाब की पानी की समस्या को आप हल करा दो, आनंदपुर साहब का मता लागू करा दो, बंदी सिंहों की रिहाई कर दो। खालिस्तान का अगर कोई नाम ले जाए, नायब साहब मेरे दोबारा इंटरव्यू कर लेना और मेरे से लिखवा के ले लेना। क्योंकि पंजाब की जनता देश के प्रति वफादार। आपने चाइना बॉर्डर पे देखा होगा कैसे वो उनको मार रहे थे और कैसे नारे जकारे लग रहे थे। तो जब हम फौज में काम करते हैं वहां पर तो
मतलब ही नहीं, वहां तो केवल और केवल देश देश, कोई पंजाबी नहीं, कोई हिंदी नहीं, कोई मराठा, सब भाई भाई एक थाली में खाना खाए। एक थाली। चैल साहब, आप हमारे चैनल पर आए, अपना समय निकाला और बहुत सारी बातें हमने आपसे की, बहुत सारी नॉलेज आपसे ली। हमारे दर्शक भी इस चीज़ को तवज्जो देंगे कि आपसे बहुत सारी बातें हमें जानकारी में मिली। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नायब साहब, मैं भी आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपने मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया। और एक बात मैं और कहता हूँ जी, कि सच बहुत कड़वा होता है। मेरी बातें कई लोगों को चुभेंगी, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो भाई बुरा मत मानना, जिंदगी में सच सुनने की आदत डालो। जब तक आप सच नहीं सुनोगे, सच पे पहरा नहीं दोगे, तो इस देश का भला होने वाला नहीं है, इस समाज का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे लोगों का किरदार इतना नीचे गिर चुका है कि हम लोग पैसे के लिए, आपने देखा होगा कि लोग ISI के लिए काम कर देते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे नशा तस्करों के लिए काम कर रहे हैं। भाई ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज़ है, ईमानदारी ने ही साथ जाना है। एक बात याद रखना कि कफन की कभी जेब नहीं होती, और जैसा आप बोगे वैसा काटना। मैं इतना कहते हुए आपसे क्षमा का याचक हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बातें जनगण मन से, आज हम बातें कर रहे हैं कुलवंत सिंह चहल जी से, और बहुत सी दिल की बातें कर रहे हैं। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी चल रही सीरीज बातें जनगण मन से। दोस्तों, मेरा प्रयास यदि पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल पर आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कमेंट्स जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।